एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 ऑफ योर क्लास 9th साइंस विच इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरीके से हम अपने फूड रिसोर्स को इम्प्रूव करें, किस तरीके से हम एग्रीकल्चर में वर्क करें, किस तरीके से हम डेयरी फार्म में वर्क करें, किस तरीके से पोल्ट्री फार्म में हम वर्क करें और अलग अलग हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, हम इन सब चीज़ों में किस तरीके से क्या करें, काम करें कि इम्प्रूवमेंट हो, फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट हो। जहाँ से भी हमें खाने के सोर्सेज मिल रहे हैं उन्हें हम कैसे इम्प्रूव करें। सो टिल हेयर इट्स ऑल अबाउट कि हमें क्यों ज़रूरत है फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने की। ठीक है, क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अगर फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है, कम प्रोडक्शन होगा। अगर कम प्रोडक्शन होगा तो चीज़ों के प्राइस क्या होंगे? बहुत ज़्यादा हाई होंगे। और अगर हाई होंगे सो हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता है। माल नरिश और हंग्री जैसे जैसे अलग अलग प्रॉब्लम्स का क्या करना पड़ेगा, लोगों को सामना करना पड़ेगा। सो यही हमें सब क्या बताता है, चैप्टर में बताता है कि किस तरीके से हम इम्प्रूव करें अपने फूड रिसोर्सेज में, कि हर चीज़ क्या हो, हर चीज़ हर कोई अफोर्ड कर सके। नाउ हम स्टार्ट करें 15.1 से, विच इज़ इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। नाउ cereals such as wheat, rice, maize, mills and sorghum provides us carbohydrate for energy requirement। तो जैसे सीरियल्स हैं, जैसे हम कहते हैं ना चावल खाओ रोटी खाओ, तो हमें वो क्या करते हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। लाइक क्या है? वीट हमें क्या प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट। राइस हमें क्या प्रोवाइड करता है? इट्स अगेन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पल्सेस हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? तो पल्सेस हमें प्रोवाइड करती हैं प्रोटीन। ठीक है, नाउ पल्सेस लाइक ग्राम, ठीक है, पी एंड ग्रीन, तो जैसे होता है ग्रीन ग्राम, तो ये हमें सब क्या प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। हम कहते हैं ना दाल खाओ, दाल खाओगे तो प्रोटीन मिलेगा, तो मजबूत रहोगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें हमें दे रही हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही हैं, हमें प्रोटीन प्रोवाइड कर रही हैं, राइट। और जैसे कि ऑयल सीड जैसे क्या है आपका? सनफ्लावर है, राइट, एंड ग्राउंड नट है, ठीक है, और कैस्टर है, मस्टर्ड है, लिनसीड है। तो ये हमें सनफ्लावर हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें प्रोवाइड करता है ऑयल। इन्हें पीस के क्या निकालते हैं? ऑयल। ठीक है, उसको फिर क्या करते हैं? खाने के पर्पस में यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड कर रही हैं? ये सब चीज़ें हमें फैट प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, जो भी आपकी ऑयल सीड्स है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? फैट्स प्रोवाइड कर रही है। नाउ वेजिटेबल्स है, ठीक है, स्पाइसेस है, फ्रूट्स हैं, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? विटामिन्स, मिनरल्स। जैसे हम कहते हैं कि हमें क्या करनी चाहिए? हरी सब्जी खानी चाहिए, उसमें क्या होता है? आयरन होता है। हम कहते हैं हमें क्यूकम्बर खाना चाहिए, उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा राफेज होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? हमें बता रही हैं कि हम ये खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये न्यूट्रिएंट मिलेगा, ये विटामिन मिलेगा, ये मिनरल मिलेगा। ठीक है, नाउ now now in addition to these food crops, fodder crops like bursing, fodder crops मतलब the crops which we give to our like dairy cattle, जो हम जैसे किसको देते हैं? विच वी गिव टू एनिमल्स, हम एनिमल्स को देते हैं ना। जैसे काऊ को दे सकते हैं, या फिर कोई और गोट है तो हम क्या दे सकते हैं? जैसे बरसीम है, ओट्स है, सुदान ग्रास है। तो आता है कभी कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ फॉडर क्रॉप्स। तो बरसीम, सुदान ग्रास, ओट्स, राइट। तो ये सब क्या है? फॉडर क्रॉप्स जो हम क्या देते हैं? अपने एनिमल्स को प्रोवाइड कराते हैं। लाइक ज़्यादातर हम इनको काऊ को, गोट्स, इन सबको देते हैं। विच एज फॉर लाइफ स्टॉक्स, तो विच वी गिव टू लाइफ स्टॉक्स, हम लाइफ स्टॉक्स को क्या करते हैं? देते हैं। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट वी गेट फ्रॉम सीरियल्स। तो हमें सीरियल से क्या मिलता है? सो हमें सीरियल से क्या मिलता है? सीरियल से हमें क्या मिलता है? सीरियल से हमें मिलता है हाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। वी गेट कार्बोहाइड्रेट, DRAT, hydrate from cereals, and from pulses we get, from pulses हमें क्या मिलता है? we get protein, ठीक है, प्रोटीन, N is there, ठीक है। एंड वेजिटेबल से हमें क्या मिलता है? सो मिनरल्स
विटामिन, ये विटामिन एंड मिनरल्स. ओके, तो ये सब हमें क्या मिलता है, हमें सीरियल से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, पल्सेस से हमें मिलता है प्रोटीन, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हमें मिलता है विटामिन एंड मिनरल्स. नाउ डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस. जैसे क्या है, हर बच्चे को, ठीक है, हर बच्चे को क्या चाहिए, अलग अलग सर्वाइवल, मतलब हर बच्चे को, देखो अब आपको क्या है, अच्छा, अगर आपको डेयरी मिल्क पसंद है तो क्या ज़रूरी है कि आपके दोस्त को भी डेयरी मिल्क पसंद हो, नहीं, उसका टेस्ट कुछ अलग हो सकता है. तो वैसे ही प्लांट्स के साथ भी होता है. ज़रूरी नहीं है कि उनको सेम एक क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, ज़रूरी नहीं कि उनको एक सेम टेम्परेचर चाहिए, एक सेम सीज़न चाहिए, राइट. तो वैसे ही क्या होता है, क्रॉप के साथ भी होता है. वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो इस सीज़न में लगूंगा, नहीं नहीं, मुझे तो इतना ही टेम्परेचर चाहिए तभी मैं उगूंगा. तो वैसे ही क्या है, उनके साथ भी है, ठीक है. तो उनको क्या चाहिए, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट फोटो पीरियड. फोटो पीरियड क्या होता है, फोटो पीरियड मतलब द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट in which the plant is enclosed to sunlight, या मतलब द ड्यूरेशन इन विच सनलाइट इज देयर, ठीक है. सनलाइट क्या हो रही है, प्लांट पे पड़ रही है, रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ दी सनलाइट. नाउ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग डिपेंड ऑन सनलाइट. तो क्या क्या चीज़ें सनलाइट पर डिपेंड होती है, ग्रोथ, ठीक है. जैसे हमें क्या मिलता है सनलाइट से, विटामिन डी, ठीक है. तो क्रॉप को भी क्या चाहिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, मतलब प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, उन्हें प्रॉपर फोटो पीरियड चाहिए, ठीक है. और फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, हम देखते हैं ना फ्लावरिंग होती है प्लांट की, तो उसके लिए भी उन्हें क्या चाहिए, प्रॉपर ड्यूरेशन चाहिए, फोटो पीरियड चाहिए. एज वी ऑल नो, प्लांट्स मैन्युफैक्चर द फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो हमने पढ़ा है ना बचपन में कि फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जैसे क्लोरोफिल होना चाहिए, सॉइल होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए. तो वैसे ही क्या है, सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सनलाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर सिर्फ क्रॉप्स के लिए नहीं है, हमारे लिए भी सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर क्रॉप्स विच इज़ ग्रोन इन रेनी सीजन. तो जो बारिश के सीज़न में लगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप, ठीक है. जो बारिश के सीज़न में लगता है उन्हें बोलते हैं खरीफ क्रॉप. जैसे जून से अक्टूबर तक का, जून से अक्टूबर तक का आपके खरीफ क्रॉप लगते हैं. खरीफ क्रॉप में आपके आ जाता है जैसे लाइक योर राइस आता है खरीफ क्रॉप में. तो हम राइस का यूज़ करते हैं खरीफ क्रॉप में. विंड मतलब इसको हम कहते हैं समर सीजन क्रॉप भी कहते हैं. और दूसरी होती है विंटर सीजन क्रॉप, विच वी कॉल एज रबी सीजन क्रॉप या रबी क्रॉप, जो कब लगती है, नवंबर से आपकी अप्रैल तक का लगती है. तो जो पैडी रहता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, खरीफ क्रॉप का. एंड ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम और वीट, ठीक है, एंड पीज, मस्टर्ड, ये सब किसका एग्जाम्पल होता है, रबी क्रॉप का. आज के टाइम पर पे तो फिर भी आपको मतलब ऐसा होता है ना, आज के टाइम पर पे फ्रोज़न या अलग अलग मेथड्स आ चुकी हैं. फार्म आपके पॉली हाउस टेक्निक से अलग अलग टेक्निक आ गई, जिसकी वजह से मतलब जो सीज़न में जो क्रॉप नहीं भी लगता है वो भी लग जाता है. बट जो मेन सीज़न, हम कहते हैं ना कि नहीं नहीं, हमको वही वाली सब्ज़ी खानी है जो अभी सीज़न में चल रही है, हम फ्रेश फ्रेश ताज़ी वाली सब्ज़ी खाएंगे. तो वही चीज़ है कि हाँ, अब आपको रबी सीज़न में क्यों आप, अच्छा, आप वीट है, क्या आप वीट यानी कि जो आपका वीट रहता है वो क्या सिर्फ आप रबी सीजन में खाते हो, नहीं, वो लगता है उस टाइम पर, उसको हम स्टोर करके यूज़ तो खरीफ सीजन में भी करते हैं ऑफ कोर्स. सो वैसे ही क्या है, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स एंड ऑल चीज़ों के बारे में जो हम पढ़ेंगे आगे. नाउ क्या है, इन इंडिया there has been a 4 times increase in production of food grains from 1952 to 2010, with only 25 increase in the cultivable and land area. cultivable land area तो क्या है, सिर्फ 25% का लैंड एरिया बढ़ा है, जबकि 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन की. मतलब लैंड क्या है, थोड़ी बढ़ी है, लेकिन प्रोडक्शन क्यों बढ़ा है. देखो, हम जब इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो इम्प्रूवमेंट का बात ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में हमको क्या करना है, खाना उगाना है, फूड उगाना है, नहीं. वो क्या है, कम से कम एरिया में हम लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को प्रोड्यूस कर सके, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, राइट. नाउ इफ़ वी थिंक ऑफ practice involved in farming, we can see that we can divide into 3 stages. The first is chosen of seed for plant, a good seed for a plant. अगर सीड ही खराब होगा, जैसे हम क्लास 7th और क्लास 8 में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि हम
क्या लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं, उसमें हम कहते हैं पानी डालते हैं, तो हम उसमें सीड्स को डालते हैं, जो सीड फ्लोट करती है हम उनको अलग कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ होता नहीं है। वो जो सीड्स नीचे से डूब रही होती है उन सीड्स को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या एक्सपेरिमेंट था कि अच्छा सीड होना चाहिए। अगर आप अच्छी फसल चाहते हो ना तो बीज अच्छा होना चाहिए। बीज अच्छा नहीं होगा, आप कितनी खाद डालो वो नहीं उगने वाला है, राइट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेज आता है कि आप अच्छी सीड चूज करो ना। सेकंड है कि न्यूट्रिंग ऑफ द क्रॉप, कि आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट, उसको प्रॉपर फर्टिलाइजर, मिन्योर, प्रॉपर उसको हर इरिगेशन प्रॉपर कर रहे हो नहीं कर रहे हो। थर्ड आता है ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग विच इज अ पार्ट ऑफ लाइक इरिगेशन एंड दैट्स ऑल। एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स, मतलब आप उसको कैसे हार्वेस्ट कर रहे हो, काट कैसे रहे हो, पहली चीज़। दूसरी, आप उसको स्टोर कैसे कर रहे हो, स्टोरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम आगे चल के पढ़ते स्टोर। अगर हम स्टोर ही नहीं करेंगे, लाइक क्लास 8th की ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि अगर हम स्टोर ही नहीं करेंगे प्रोडक्ट को, हमने प्रोडक्ट लगाया बट हम स्टोर ही नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, right? So the major group of activities of crop improving crop yields can be classified as crop variety improvement, crop production management and crop protection management. Why crop protection management? क्योंकि अगर क्रॉप प्रोटेक्ट नहीं होगी किससे, इंसेक्ट्स के, ठीक है, ए बायोटिक बायोटिक फैक्टर से, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा किसका, क्रॉप को लगाने का, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके अगले लेसन में क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को, उसके अगले लेसन में क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट को। ओके, नाउ क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, हम अपनी क्रॉप की वेराइटी कैसे इंप्रूव करें। सी, दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वेराइटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड, एक अच्छी यील्ड दे सकती है, राइट। एक अच्छी यील्ड दे सकती है मतलब कि क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस होनी चाहिए, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर होना चाहिए, प्रोडक्टिव क्वालिटी होनी चाहिए, हाई यील्ड होना चाहिए। अभी हम इसको सबको समझेंगे, टेंशन मत हो। देखो, वन वे ऑफ इन इन क्रॉपरिंग, ठीक है, incorporating desirable character into plant is hybridization. The most important thing is hybridization. Hybridization क्या होता है, it refers to crossing between जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, मतलब दो डिफरेंट जेनेटिक्स के प्लांट जो डिफरेंट क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट है, उन दोनों प्लांट्स के बीच में क्या हो रही है, क्रॉसिंग हो रही है। लेट्स से अगर कोई प्लांट में क्या है, अगर कोई प्लांट में लाइक से उसके पास डिजीज रेजिस्टेंस है, कि वो ना बिल्कुल एकदम डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप है कि उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, और दूसरी क्रॉप है जिसमें कीड़े तो लग जाते हैं लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से क्या कर सकती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे वो दोनों डिज़ायरेबल क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। मुझे वो भी चाहिए जिसमें वो सोख कर ले, और मुझे वो भी चाहिए कि जिसमें क्या हो, डिजीज़ या कोई इंसेक्ट्स ना लगे। तो मैं उन दोनों को क्या कर दूंगी, उन दोनों को क्या कर दूंगी, क्रॉस बीट कर दूंगी। उससे क्या होगा कि मुझे दोनों में क्या मिलेगा, एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा, एक थर्ड एक ऐसी चीज़ मिलेगी जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो दैट इज ए हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इज ऑफ 3 टाइप, विच इज फर्स्ट इज इंटरवेराइटियल, सेकेंड इज इंटरस्पेसिफिक एंड थर्ड इज इंटरजेनेटिक। तो जो इंटर वेराइटियल होती है दैट इज बिटवीन डिफरेंट टू डिफरेंट वेराइटीज, इंटरस्पेसिफिक बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट विथ सेम जेनस, ओके, एंड इंटरजेनेटिक मतलब डिफरेंट जेनरा होगा उनका दोनों का। नाउ अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप, you know, it's introducing a gene that would provide a desirable characteristics. The result is genetically modified crops. Now जो जीन मैनिपुलेशन है ये हम हायर क्लासेस में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो इसमें हम क्लास 9 में मतलब अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, डीप नहीं जाता है, बट इन हायर क्लासेस वील डिस्कस इट। Okay, now for new varieties of crop to be accepted, it is necessary that the variety products high yields in different condition, that is would be in different area. मतलब क्या हो, different एरिया में हर प्लांट क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये ना पहाड़ों में लगता है तो ये प्लेन्स में नहीं लग सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर प्लेस को वो क्या कर सके, एडेप्ट कर सके। अब हम क्या पढ़ते हैं, जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा। देखो क्या लिखा है, कल यहाँ से पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ हमने आई थिंक ये मिस कर दिया है, ओके। नाउ
farmers would need to provide them with good variety seeds of a particular variety, that seed should all be variety same and germinate under the same conditions. Okay, now देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो कल्टीवेशन होनी चाहिए ना, जो कल्टीवेशन हो रही है, ठीक है, जो कल्टीवेशन हो रही है वो प्रॉपर वेदर में हो, प्रॉपर सॉइल क्वालिटी में हो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो. अगर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है. सिंस वेदर कंडीशंस एज अ ड्रॉट एंड फ्लड सिचुएशन दे आर अनप्रिडिक्टेबल, ज़रूरी नहीं है कभी अभी बारिश नहीं पड़ रही, कभी हो सकता है बारिश पड़ जाए. तो हर एक सिचुएशन के लिए आपका क्रॉप तैयार होना चाहिए. अगर आप क्या करते हो, सम बेसिक फैक्टर्स पढ़ते हो क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट के, ज़्यादातर क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट में जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं 6 पॉइंट्स में से आता है जो मैं आपको बताने वाली हूँ. एक हाइब्रिडाइजेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है, एक जेनेटिकल मॉडिफिकेशन से आ जाता है, एक इन 6 पॉइंट्स आ जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट. हाई यील्ड क्या है? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इन पर एकड़. मैंने आपको पहले बता दिया था लैंड इंक्रीज करना वो एक अदर फैक्टर, ठीक है, आप लैंड इंक्रीज कर रहे हो, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक छोटे से लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन करना, दैट इज योर हायर यील्ड. मतलब आप क्या कर रहे हो, लैंड आपके पास उतना है लेकिन आप प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है. इम्प्रूव्ड क्वालिटी मतलब क्या है, जैसे बेकिंग क्वालिटी इन वीट, ठीक है, बेकिंग क्वालिटी इन वीट, प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस. पल्सेस में क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो. वीट में क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेकिंग प्रॉपर्टी हो. ऑयल सीड में अच्छा ऑयल हो. ऐसा नहीं है कि आपने ऑयल सीड तो उगा दिया और आपने सोचा पीसा तो उसमें से तेल ही नहीं निकल रहा है, लाइक दैट. प्रिजर्वेटिंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि अगर मैंने अच्छा जैसे मैंने अगर विलेज में क्या है फ्रूट और वेजिटेबल लगाया है, तो अगर मुझे वो एक्सपोर्ट करना है सिटीज़ तक का, अगर मुझे 1 दिन लग रहा है 2 दिन लग रहा है, तो उनमें अच्छी प्रिजर्वेटिंग क्वालिटीज़ हो कि वो 1 दिन तक 2 दिन तक अच्छे से सर्वाइव करे. प्रिजर्वेटिव क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनके अंदर, राइट. नाउ बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, अब मैंने इसमें हाईलाइट कर रखा है, उसके रीज़न मेरा 2 है. पहला चीज़ यहाँ पर पे क्वेश्चन भी बनता है. तीसरा चीज़, अब जब आप आगे पढ़ोगे, आगे हम पढ़ेंगे कि यू नो हाउ टू, जैसे हमने अभी पढ़ा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, तब हम जो थर्ड है उसमें भी हम कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट होंगे कि हाँ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर का इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है. ना biotic and abiotic resistance, crop production can go down because of biotic मतलब क्या है, which are living things like diseases है, insects है, nematoids है. एंड abiotic क्या है, जो नॉन लिविंग है, लाइक ड्रॉट है, ठीक है, और सैलिनिटी है, वाटर है, वाटर लॉगिंग है, हीट कोल्ड फ्रॉस्ट, ठीक है. आप जाड़ों में अगर आप क्या करोगे, बहुत गर्मी वाले क्रॉप लगा दोगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है. चावल की खेती में क्या लगता है, बहुत पानी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है राइस की खेती में, तभी उसको क्या करता है रेनी सीजन में लगाता है. अगर उसको विंटर सीजन में लगा देंगे, मतलब उसको ऐसी सिचुएशन में लगा देंगे जहाँ पर पानी नहीं होगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट. Now variety resistance to these stress can be improve crop production, ठीक है. Now change in maturity duration, you have to change the maturity duration, मतलब the shorter the duration of the crop from sowing to harvest. मतलब अगर आपने आज सो करा है और आप उसको हार्वेस्ट करो, तो आप सोच रहे हो कि उसके बीच में जो वो टाइम है ना वो क्या हो, कम हो. अगर वो टाइम कम होगा तो 1 साल में ज़्यादा क्रॉप क्या हो सकती है, उस फील्ड में लग सकते हैं. सेम फील्ड में 1 साल में 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स लग सकती हैं. अगर क्या हो, कम ड्यूरेशन में फसल जल्दी बने और जल्दी कटे. लाइक होता है ना कि आपने अगर अभी क्या कर रखा है, सो कर रखा है, और कुछ टाइम बाद क्या हो गया, वो अच्छे से पक गई और आपने जल्दी काट दिया, तो क्या है, आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप दूसरी क्या कर सकते हो, फसल उगा सकते हो. तो शॉर्टर चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, आप मेच्योरिटी ड्यूरेशन को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो, 1 साल में मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप लग सके. ना वाइडर एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है, वही आपको मैंने जो बताया था कि वो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके. वन वेराइटी कैन देन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट एरियाज, अलग अलग डिफरेंट एरियाज. अच्छा, अगर आप क्या लेके आते हो, एक सीड लेके आते हो, लेट्स से आपको आपकी मम्मी ने ना सीड भी लेने के लिए भेजा कि जाओ बेटा सीड कुछ बीज लेके आओ हमारे लिए. तो आप पहली चीज़ क्या देखोगे, पहली चीज़ आप ये देखोगे कि
वो जो सीड है ना, वो जिस भी चीज़ की सीड है उसके अंदर वो क्वालिटी अच्छी होगी। यानी कि अगर आप क्या है, अगर वो लाइक से आप कोई दाल की सीड लेके आए हो, तो आप जो भी अंकल होंगे या जो भी होंगे, तो आप उससे सेलर से पूछोगे ना कि अच्छा ये मतलब अच्छी तो फसल लगेगी ना, ये मतलब अच्छे से पक तो जाएगी ना, जल्दी तो पक जाएगी ना, ये मैं अगर इसको पहाड़ों में लगाऊंगा तो ये लग जाएगी ना, अगर इसको प्लेन्स पे लगाऊंगा तो ये लग जाएगी ना, बताओ ये इसमें कोई ज़्यादा क्रॉप या कोई बायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो है। मेन क्वेश्चन आप पूछोगे कि ए बायोटिक एंड बायोटिक रेजिस्टेंस तो है, इसमें क्या कोई कोई इंसेक्ट तो नहीं लगेगा ना। दीज आर द बेसिक क्वेश्चन, और ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए, राइट। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कंडीशन, टॉलनेस एंड profuse branches and desirable characters for fodder crops। अगर fodder crops है, you have to provide those crops to your animals। तो आपको क्या करना है कि उस पर क्या हो, दे आर प्रोफ्यूज ब्रांचेस, दे हैव प्रोफ्यूज ब्रांचेस, दे आर टॉल। क्या हो, अगर लीव्स क्या हो बड़ी बड़ी होंगी, तभी तो आपका जो एनिमल है जब उसको खाएगा उसको अच्छा लगेगा ना। छोटी छोटी ब्रांचेस होंगी, छोटी छोटी आपकी लीव्स होंगी, तो वो नहीं खा पाएगा। और हम फॉडर क्रॉप में हमेशा ये देखते हैं कि वो क्या होनी चाहिए, टॉल होनी चाहिए, प्रोफ्यूज ब्रांचेस होनी चाहिए, ड्रॉफिलनेस इन डिजायर्ड सीरियल्स, ठीक है, और ड्रॉफिलनेस होना चाहिए डिजायर्ड सीरियल्स में, सो दैट क्या होगा, दे आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप्स आर लेस। जो क्या होगा, न्यूट्रिएंट होगा वो कम यूज होगा, राइट। These developing varieties of desirable agronomic characters help give a higher productivity। इससे क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो भी फार्मर होगा उसको अच्छे रेट मिलेंगे, उस चीज़ के हाई प्राइस मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन आता है इसमें दैट हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट द क्रॉप। तो यही जो ये पूरा पैराग्राफ है ना, दिस पैराग्राफ, आप इस पैराग्राफ को आराम से मेंशन कर सकते हो, ये वाला पैराग्राफ को अच्छे तरीके से अपने वर्ड में लिख सकते हो, ये आपका इसका आंसर दे देगा ना। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कंडीशन फॉर द क्रॉप्स। तो मैंने आपको बताया था दैट टॉलनेस एंड प्रोफ्यू ब्रांचेस आर डिजायरेबल कैरेक्टर्स फॉर योर फॉडर क्रॉप्स, एंड डॉर्फिनेस इन योर सीरियल्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल। सो हम कंप्लीट हो चुके हैं अपने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में। नाउ हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट।